आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2m। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ पी इंटू वी। तुमको याद रखना पड़ेगा। हमने कैसे किया पी स्क्वायर, इसको देखते हैं। जैसे यहाँ आप लिख लेते हैं, हाफ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। हमने क्या किया, देखो एम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम यहाँ है और एम से मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर हो गया, और एम से डिवाइड कर दिया, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको ऐसे भी समझ लें, 1/2 mv स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई एम, ऐसे लिख सकते हैं। एम एम कैंसिल हो गया, यहीं आ गया। देखो एम को इसे लिख सकते हैं, हाफ एम इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2m और एम भी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो एम भी को लिखते हैं मोमेंटम, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये हमने लिखा है पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको फ्रीक्वेंटली याद ही रखना पड़ेगा। उसी तरह हम देखो, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हाफ एम वी इंटू वी। एम भी को लिख सकते हैं पी, हो जाएगा हाफ पी मतलब लीनियर मोमेंटम, पी इंटू वी। मतलब हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m या 1/2 पी। कैसे आया हमने यहाँ दिखा। कुछ ग्राफ देखते हैं इसमें। पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वी। एम इस केस में कांस्टेंट रहेगा, एम को कांस्टेंट रखते हैं ना, और काइनेटिक एनर्जी और वी के बीच हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन अभी देखे हैं काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। इसको वाई एक्सिस मान लें और वी को एक्स माने, तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर का। देखो 1/2 को हमने m मान लिया, या फिर कहें कोई कांस्टेंट मान लिया, k मान लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। ये तो कांस्टेंट है, 1/2 m तो कांस्टेंट है, इसलिए y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये इक्वेशन आएगा पाराबोला का। ये पाराबोला का इक्वेशन आएगा ना। पाराबोला का इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर या के एक्स स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ पाराबोलिक कुछ इस तरह का। ठीक है ना, ये ग्राफ बने। तो काइनेटिक एनर्जी और v के बीच यही ग्राफ बनता है। ठीक है ना, पाराबोलिक ग्राफ होगा। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी हमने बता दिया हाफ एम वी स्क्वायर, जब कोई पार्टिकल है इसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को अपन पी स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं, 1/2 पी भी लिख सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी और v के बीच पाराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
काइनेटिक एनर्जी वर्सेस v स्क्वायर। यहां भी हम कांस्टेंट रखेंगे, m को कांस्टेंट रखें, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इसको अपन y माने और v स्क्वायर को x मानना है, तो ये बनेगा y इक्वल टू kx। 1/2 m को हमने k मान लिया, ठीक है, इक्वल टू k। ये ग्राफ जो होगा y इक्वल टू mx के फॉर्म में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है ना। x एक्सिस है और यह है y एक्सिस। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है भाई। हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एंगल बनेगा θ1, ये जो एंगल बनेगा मान लेते हैं θ2। यहाँ मास है m1 और एक कांस्टेंट होगा, यहाँ मास है m2, ये भी जो है कांस्टेंट होगा, है ना। तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो y इक्वल टू kx का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ को देखकर θ2 ग्रेटर देन θ1, तो हम कह सकते हैं tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। tan थीटा हमने ले लिया, दोनों तरफ 10 ले लिए, तो इनक्लूसिव पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ किसका वैल्यू ज्यादा है, tan θ2 का, ये मास ज्यादा होगा, यानी m2 ग्रेटर देन m1 होगा इस केस में। और इसका ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू होगी, ठीक है भाई। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो स्लोप होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। यानी जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास ज्यादा होगा, इसको ध्यान रखना। देख रहे हो, इसका स्लोप ज्यादा है, θ2 ज्यादा है, इसका मास भी ज्यादा होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगला जो कर्व है वह है थर्ड में काइनेटिक एनर्जी वर्सेज मोमेंटम के बीच, है ना। एम भी यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ भी एम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो इसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के, तो इसको y मान लें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के। 2m तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी p पर डिपेंड करेगा, और इसको x मान लें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पाराबोलिक आएगा, है ना। ग्राफ हम देखें,
इसको एक बार फिर से बनाते हैं। इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ है, ये ध्यान रखना है। पैराबोलिक है, सीधा लाइन ऐसे कर्व टाइप। तो ए m2 है, ये m1 है, और ये दोनों कांस्टेंट है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं, ये तो ग्राफ हमारा आ गया। सेकंड पॉइंट हम लोग इसी में कह सकते हैं, बी पॉइंट कह लें इसको, ए पॉइंट का है, इस ग्राफ का बी पॉइंट है। तो यहां से हम कह सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मोमेंटम यहाँ कांस्टेंट हो जाए। कि कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि मास जो है काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसे देखो, यहाँ ले लेते हैं। ये पॉइंट हुए और ये पॉइंट हुए। am2 है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए लिखेंगे, यहाँ m1 है इस पॉइंट पर, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए लिखेंगे। और p यहाँ दोनों के लिए सेम रहेगा, हम सेम लिख लेते हैं, p का मोमेंटम सेम है। जैसे हमने बताया कि यदि p कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ क्या है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि मास जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका मास कम होगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है फर्स्ट का। हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का ग्रेटर होगा काइनेटिक एनर्जी सेकंड से। तो हम कह सकते हैं m1 लेस देन m2, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वहाँ मास कम होगा, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी कम होगा वहाँ मास ज्यादा होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए ग्रेटर है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए ग्रेटर है, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा यदि मास में रिलेशन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का ज्यादा है तो फर्स्ट का मास कम हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट में देखते हैं, ये थर्ड था, फोर्थ ग्राफ हम लोग देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी, और यहाँ v कांस्टेंट होगा, v यहाँ कांस्टेंट, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच ग्राफ हम लोग देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ पी इंटू वी, अभी बताएं। तो v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर y के इक्वल टू mx, इस तरह का ग्राफ आएगा। इसको हमने x मान लिया है, इसको हमने y मान लिया, यानी ये ग्राफ जो है y इक्वल टू mx का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास आएगा, इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह का है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, तो ये जो है P है, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ V1 है कांस्टेंट, और यहाँ क्या है, V2 है, ये भी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग काइनेटिक एनर्जी सेम है भाई, इसका ध्यान रखना। एक बार इसको हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। यहाँ काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है। यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ देखो सेकंड पर पॉइंट है तो इसको P2 मान लें, और ये फर्स्ट पर पॉइंट है तो इसको P1 मान, ठीक है ना। तो पहला बात तो यह है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। पहला बात ध्यान रखना है कि इस काइनेटिक एनर्जी और पी में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा जो हमने ड्रॉ कर लिया। ये पार्ट हम लोग बात कर लेते हैं। अब इसका बी हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है यदि कांस्टेंट हो जाए, जैसे हम ऐसे लिख लें इस इक्वेशन को, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी भी, ऐसे लिख, ठीक है ना। तो हमको पी और वी में रिलेशन निकालना, मतलब V1 V2 में रिलेशन निकालना है। तो अगर हम लिखें V इक्वल टू, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन पी, ऐसे कुछ आ जाएगा। यदि ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा P के। देखो ये कांस्टेंट हो जाए तो हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी V और P में अपोजिट रिलेशन होगा। अपोजिट रिलेशन का क्या मतलब हुआ कि जहां P मैक्सिमम होगा वहां V मिनिमम होगा। फिर से बोल रहा हूँ, जहां P मैक्सिमम होगा वहां भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ देखो इस फिगर से देखो, P1 और P2 में किसका वैल्यू ग्रेटर है, तो P1 का वैल्यू ग्रेटर है। हम कह सकते हैं फ्रॉम फिगर P1 इज ग्रेटर देन P2। ग्राफ कैसे रीड करेंगे, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में आएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा, इधर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ P1 इस पॉइंट पर है और P2 इस पॉइंट पर है। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे ओरिजिन से, तो P का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी क्लियर है कि यहाँ P1 और P2 में रिलेशन पूछे तो P1 ग्रेटर होगा, ये ज्यादा दूर है ओरिजिन से, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो हमने यहाँ बताया V, ये देखो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, यानी V1 और V2 में हमको इनक्लूडिव लेना हो, इनक्लूडिव चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये इनक्लूडिव चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि V और P में अपोजिट रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम कह सकते हैं कि V के P जो है V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब होता है अपोजिट, यानी जहाँ P1 ज्यादा होगा वहाँ V1 कम होगा। तो यहाँ P1 ग्रेटर है तो यहाँ V1 लेस है, देखो V2, इसको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। इसको नोट कर लो, अगला हम लोग देखते हैं 5 में, लॉग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लॉग पी
मास यहाँ जो रहेगा, ध्यान रखना, मास जो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होगा p² / 2m, p²/2m। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉग p²/2m। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log p² और माइनस log 2m, ठीक है ना। ये कैसे हुआ? तो देखो एक रिलेशन होता है, log m/n को लिख सकते हैं log m माइनस log n, वही लिखा है। p²/2m को हम लिख सकते हैं log p² माइनस log 2m। ये पावर को कोफिशिएंट में ला सकते हैं, यहाँ log का प्रॉपर्टी है log p माइनस log 2m, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा log काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन y मान लें तो y इक्वल टू आ जाएगा mx, इसको x मान रहा है और इसको c मान रहा है, तो mx माइनस c। एक क्वेश्चन आया कुछ, इक्वेशन तो याद आ रहा होगा कि क्या ग्राफ होगा, मैथमेटिकल टूल में हमने बताया है, पता भी होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये c डिस्टेंस डाउन आ जाएगा, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आएगा और इसको अपन मान लिए हैं log इंटू log काइनेटिक एनर्जी और इसको log p मान लेते हैं। देखो x के पोजीशन पर है log p, तो x की जगह log p रख लिया। y के पोजीशन पर है log काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ log काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ ध्यान रखना है, log काइनेटिक एनर्जी और log p में स्ट्रेट लाइन होगा, बट ओरिजिन से नहीं पास करेगा, ऐसे डिस्टेंस नीचे से पास करेगा, सी इंटरसेप्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ log 2m का कुछ तो वैल्यू आएगा, तो ये कुछ माइनस हो जाएगा, तो ये ओरिजिन से डाउन शिफ्ट हो जाता है, कुछ डिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है। तो ये आता है y इक्वल टू mx माइनस c का ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 में, log काइनेटिक एनर्जी वर्सेस log p, ठीक है। और v यहाँ कांस्टेंट, यहाँ v कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। क्या करना होगा समझो, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ पी वी, दोनों तरफ लॉग ले लें तो लॉग काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/2, है ना। और इधर भी लॉग यदि हम ले लें तो आ जाएगा 1/2, कांस्टेंट बढ़ जाएगा, लॉग पी प्लस लॉग वी। ये किस फार्मूला से हुआ, लॉग एम इंटू एन का फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी प्रोडक्ट में है तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ प्रोडक्ट में है तो प्लस में हो जाता है जब लॉग लेते हैं ना। तो इसको अपन y मान लें, ठीक है ना, इसको x माने और इसको c मान लें, क्योंकि v कांस्टेंट है तो इसका कुछ वैल्यू आएगा तो c मान। तो इक्वेशन जो बनेगा mx प्लस c बनेगा,
यहाँ एम एक्स हो गया प्लस सी, ये आएगा ग्राफ इसका। और एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हमको पता है, कैसे निकालेंगे? तो ये सी डिस्टेंस देखो, एम एक्स माइनस सी डिस्टेंस डाउन हो गया था जब यहाँ माइनस हुआ था, और यहाँ प्लस है तो ओरिजिन से सी डिस्टेंस अप हो जाएगा, तो एक कहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये अगर हम देखें तो लॉग काइनेटिक एनर्जी है, और इधर लॉग पी है, क्या है? लॉग पी, लॉग काइनेटिक एनर्जी लॉग पी, तो ये आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। ये सी डिस्टेंस कहीं ऊपर चला जाता है, ठीक है, ओरिजिन से शिफ्ट कर जाता है सी डिस्टेंस अपवर्ड, तो स्ट्रेट लाइन होगा बट ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कह सकते हैं। इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नोट में कुछ पॉइंट्स है, उसको ध्यान रखना होगा। इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल change kinetic energy, momentum of particle change, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल में बी चेंज, में बी चेंज। यदि मोमेंटम चेंज होगा पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी में बी चेंज का मतलब चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड में, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल changed, then momentum must be changed, momentum must be changed। यदि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का चेंज होगा तो मोमेंटम निश्चित रूप से चेंज होगा, चेंज होगा ही होगा, ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, देखिए, इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो, मोमेंटम सिस्टम इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी में भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी में भी जीरो। यदि मोमेंटम जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो भी सकता है, में भी का मतलब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट इसी में जोड़ लेते हैं, बट इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम is zero, then momentum must be zero, momentum must be zero, ये ध्यान रखना। यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो मोमेंटम जीरो होगा ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। अगला हम लोगों का थर्ड फोर्थ जो भी पॉइंट हो, इफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज जीरो, टोटल एनर्जी में भी जीरो, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में भी जीरो, में भी। यदि मोमेंटम जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हैं टोटल एनर्जी, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। नहीं भी का मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो इस पर क्वेश्चन करते हैं, कुछ देखते हैं। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज
in a kinetic energy of moving particle if A में velocity increases by 20%, इंक्रीज का साइन है, वेलोसिटी इंक्रीज बाय 20%, मोमेंटम डिक्रीज का साइन, ध्यान रखना, मोमेंटम डिक्रीजेज 10%। सी में है वेलोसिटी रिड्यूसेज वेलोसिटी रिड्यूसेज 1%। डी पार्ट में है मोमेंटम इंक्रीजेज 2%। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा यदि इसका वेलोसिटी 20% चेंज हो जाए, पहला क्वेश्चन का पार्ट है। दूसरा में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा यदि मोमेंटम 10% डिक्रीज कर जाए। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर जाए 1% से, यहाँ 1% होगा, 1%। उसी तरह जब मोमेंटम 2% से डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। क्वेश्चन ही है, देखते हैं कैसे करते हैं। पहला हम लोगों को परसेंटेज चेंज जब भी निकालना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना, इसको नोट ही कर लेना है ना। फाइनल वैल्यू मतलब दिमाग में इसको नोट ही करना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में आ जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड है, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मेथड परसेंटेज चेंज लेस देन जब 5% हो। सेकंड मेथड तभी अप्लीकेबल होगा जब चेंज 5% के इक्वल हो या उससे लेस हो। उससे ज्यादा होगा तो फर्स्ट मेथड से ही करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे x टू द पावर a, z टू द पावर b, p टू द पावर q। हम लिख सकते हैं a b q इजकल टू कांस्टेंट, a b q इजकल टू कांस्टेंट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू, हम इसकी बात करें तो a इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस b इंटू डेल्टा जेड अपॉन जेड माइनस क्यू इंटू डेल्टा पी अपॉन पी। तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे जब 5% से लेस होगा, और 5% से ग्रेटर होगा उस केस में ये वाला फार्मूला यूज। बाय द वे, और इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो भी हमने बताया। सोल्यूशन फर्स्ट का v1 इजकल टू v मान लें तो v2 का वैल्यू तो इंक्रीज किया है 20% से, तो v प्लस v इंटू 20/100। ठीक है ना। ये v इंक्रीज करेगा, v 20% इंक्रीज करेगा, v कॉमन ले लें तो रहता है 1.20। यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1.20। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जो होगा
V2 हमको पता हो गया, काइनेटिक एनर्जी सेकंड का काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट का, तो होता है V2/V1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो V2 का वैल्यू हमने निकाला है 1.20 V, और V1 का वैल्यू तो V हमने माना है, तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी सेकंड अपॉन काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट 1.20 को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो हमको लगता आएगा 1.44। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए ये आ जाएगा 1.44 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए। तो परसेंटेज चेंज आप लोग निकाल सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, V1 को V माना है, सॉरी यहाँ यहाँ कॉमा है, ये ध्यान रखना है, V1 को V मान लिया, V2 जो है वह 20% ग्रेटर है, तो V प्लस V इंटू 20/100 कर लिया, तो V2 का वैल्यू आ गया V इंटू 1.20। तो V2 का वैल्यू यहाँ रख दिया, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर के, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड के लिए और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए डिवाइड कर दिया, तो V2/V1 का होल स्क्वायर कर लिया। V2 हमने यहाँ निकाला है, इसको रख लिया, और V1 यहाँ हमने V माना है, इसको रख लिया। तो ए कैंसिल हो गया, और 1.20 को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। तो ke1 से मल्टीप्लाई करें तो ke2 इक्वल टू 1.44 ke1। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में वो ये आया कहाँ से? तो भाई सिंपल है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सेकंड के लिए कर लो, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए, इसके हो जाएगा हाफ एम V1 स्क्वायर, ये तो 2, हाफ एम कैंसिल हो जाता है इसका, तो V2 स्क्वायर अपन V1 स्क्वायर, यही हम चीजें लिखेंगे। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट हमें पता हो, काइनेटिक एनर्जी मतलब सेकंड काइनेटिक एनर्जी हमको पता हो गया, जब इंक्रीज कर गया तब काइनेटिक एनर्जी इतना। अब हम लोग लिख सकते हैं इस फार्मूला में, देखो परसेंटेज चेंज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेकंड मतलब फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1.44 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ई के ई टू निकाले हुए, देखो के ई टू निकाले हुए हैं, यहाँ हमने रख लिया, माइनस के ई वन डिवाइडेड बाई के ई वन इंटू 100, तो आ जाएगा 0.44 के ई वन अपॉन के ई वन, कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 44%। यानी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा कितना आएगा, 44% आएगा। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है कि मोमेंटम में 10% डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड पार्ट मतलब हम बी पार्ट कर लें, या सेकेंड जो भी पॉइंट हमने दिया होगा, यदि P1 को P मान लें तो P2 क्या आ जाएगा, P माइनस 10/100 P, क्यों? क्योंकि ये 10% डिक्रीज कर रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है, तो P माइनस 10% ऑफ P, यानी 10/100 इंटू P। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 0.90 P आएगा, 0.90 P, ये P2 का वैल्यू आएगा। P1 पता हो गया हमें, P2 पता हो, काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं सेकंड के लिए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए, तो P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर, यही आएगा। तो P2 का वैल्यू हमने निकाला है 0.90 P, और P1 का वैल्यू तो P है, टोटल का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड के लिए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए, ठीक है ना, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं,
P2 तो हमें पता हो गया, ठीक है ना। तो P2 पता हो गया, तो यहाँ परसेंटेज चेंज निकालना है, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे। ये हमारा जो आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, और ये आ जाएगा 0.90 का स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। ये हमको आ गया। अभी कैसे आया यहाँ देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है p² अपॉन 2m। ये सेकंड के लिए मान लिया, P2 मान हमने रख लिया, और उसी तरह काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए p1² अपॉन 2m। 2m कैंसिल हो गया, तो p2² अपॉन p1²। यही चीज यहाँ लिखे होंगे, काइनेटिक एनर्जी सेकंड के लिए p2² अपॉन p1²। P2 यहाँ निकाले हुए हैं, P2 का वैल्यू रख लिए, और यहाँ P1 तो P है ही, यहाँ P का दोनों स्क्वायर तो टोटल का होल स्क्वायर कर लिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब परसेंटेज चेंज जब हमको लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही लिखते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। तो फाइनल जो आया है वह क्या आया है, 0.90 का स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू 100। तो काइनेटिक एनर्जी 1 तो कॉमन हो गया, तो 0.90 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ तो आएगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए ना, इंटू 100, ये आ जाएगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -19%, यानी परसेंटेज चेंज जो आएगा -19%। माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का ये मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, कितना से, 19% से, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा 19%। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड वाली पार्ट, सी में, है ना। सी में कह रहा है कि यहाँ जो है सी पार्ट क्या है क्वेश्चन का, एक बार देख लेते हैं। सी पार्ट क्वेश्चन का वेलोसिटी रिड्यूसेज 1%, 1% वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो 1% वेलोसिटी हम v1 का मान लेते हैं v, ठीक है ना, और v2 को मान लेते हैं v माइनस v/100। 1% यानी 1/100 इंटू, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 0.99 v। तो v2 पता होगा, तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, काइनेटिक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² के। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी सेकंड के लिए और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए। तो सेकंड का वैल्यू जो आया वो v² मतलब 0.99 इंटू वी का होल स्क्वायर अपॉन v²। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड के लिए आएगा वो आ जाएगा 0.99 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए। v² तो कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी सेकंड नहीं आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परसेंटेज चेंज निकालेंगे। परसेंटेज चेंज क्या करते हैं, फाइनल मतलब 0.99 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंटू 100 कर लेंगे, 100% आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1 तो स्पेस कॉमन हो जाएगा, तो 0.99 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, और डेल्टा के कैंसिल भी हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। देखो डेल्टा के, सॉरी के ई1 दोनों में से कॉमन ले लो, तो के ई1 ऊपर आ जाएगा, चाहे लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है फर्स्ट और ये जो है फर्स्ट, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.99%। मतलब यदि जो है हम रिड्यूस करेंगे 1% से, तो काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होगा 1.99% से, ठीक है ना। चलो इसका सेकंड मेथड, सी को सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं, सी को सेकंड मेथड,
ठीक है ना। तो 1% यहाँ हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के ई अपॉन के ई इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 डेल्टा वी अपॉन वी। ये कैसे लिख लिया अपन ने, देखो इस वाले फार्मूला से देखो, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू ए, पावर जो रहेगा वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये फार्मूला हमने यूज किया। देखो तो डेल्टा के ई अपॉन के ई और पावर कोफिशिएंट में आ गया डेल्टा वी अपॉन वी, और ये हमको दिया हुआ है डेल्टा वी अपॉन वी दिया हुआ है -1%। तो मतलब माइनस का मतलब है डिक्रीज कर रहा है, तो -2% ही डिक्रीज कर जाएगा। वही तो आया था -1.9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डी में। डी में कह रहा है डेल्टा पी अपॉन पी, ये दिया हुआ है 2%, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के ई अपॉन के ई इज इक्वल टू, टू तो कोफिशिएंट में आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, तो ये दिया है 2 और डेल्टा पी अपॉन टी दिया हुआ है 2%, यानी 4%। इस केस में डेल्टा के ई अपॉन के ई या 4% का मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा 4% से। ठीक है, तो हमें उम्मीद है सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल becomes double, becomes double when particle when particle increases velocity, when particle velocity ऐसे लिख लें, when particle velocity increases 2 meter per second, find out initial velocity of particle, initial velocity of particle। ठीक है ना, हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल। मान लेते हैं इनिशियल और यह फाइनल। इनिशियल यू तो हमको निकालना है, फाइनली कह रहा है इंक्रीज कर जाता है, तो यू प्लस 2 हो गया होगा, बोलो। और काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाता है, क्वेश्चन में देखो, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल बिकम्स डबल। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है सेकंड के लिए, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए, तो सेकंड के लिए मतलब फाइनल की बात कर रहे हैं, तो हाफ एम यू प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ एम यू स्क्वायर। 2 तो रहेगा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए हम लोग हाफ एम, और इनिशियली वेलोसिटी है यू थी स्क्वायर। तो भाई देखो हाफ एम से हाफ एम तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा u+2 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 2 इंटू यू स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लें तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा u+2 और इधर आ जाएगा √2, यू स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल होके आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग u का वैल्यू निकाल सकते हैं, u का वैल्यू आता है 2/√2 माइनस 2/√2 ठीक है, इसको नोट कर लो। यही हमसे पूछ रहा था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है
mass of man, particle is dropped from height h, from height h. Find out percentage change in linear momentum, change in क्या बोल रहे थे, परसेंटेज चेंज इन linear momentum, percentage change in linear momentum of particle at bottom if height increases 100%, ठीक है, हाइट इंक्रीजेस 100%, ठीक है। देखो सिंपल कैसे करते हैं, P इक्वल टू होता है m इंटू v, ठीक है, P इक्वल टू m इंटू v। तो हम लोग यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, m तो रहेगा और v का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। v का वैल्यू आ जाएगा √2gh, यानी देखो √2g तो कांस्टेंट हो गया, m भी कांस्टेंट हो गया, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √h के। अब एक क्वेश्चन है कि v का वैल्यू √2gh आया कैसे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये होता है, ये तो जीरो हो जाएगा इनिशियली यदि रेस्ट में है तो v का वैल्यू आएगा 2gh का रूट, यहाँ से, तो इसीलिए हमने v का वैल्यू रखा √2g। तो हम कह सकते हैं p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √h के। हम मान लेते हैं h1 इक्वल टू h और h2 इक्वल टू, देखो 100% हाइट इंक्रीज कर गया यानी डबल हो गया, h2 इक्वल टू 2h हो गया, h2 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 100/100 इंटू h, तो ही आ जाएगा 2h ही आएगा, 2h आ जाएगा, है ना। तो h1 h है और h2 100% इंक्रीज कर गया यानी 2h हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, क्या लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यदि हमको लिखना हो P2/P1 लिखना हो तो यहाँ क्या लिखना होगा, √h2/√h1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 है। इसका वैल्यू तो हमें पता है भाई, 2h का रूट अपॉन h का रूट, तो इसका वैल्यू आ गया √2। P2/P1 का वैल्यू क्या आ गया, √2, तो हम यहाँ से P2 निकाल सकते हैं √2P1, P2 हमने निकाल लिया √2P1, ये P1, एक मिनट इसको थोड़ा हम लोग सही कर लें, ठीक है ना, ये जो हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा P1, तो P2 का वैल्यू आ गया √2P1, ठीक है, हमने निकाल लिया √2P1। चलो अब आगे देखते हैं, यदि परसेंटेज चेंज निकालना हो
तो हम लोग क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इंटू 100। तो P2 का वैल्यू आया है √2 P1, अभी हमने निकाला, और यहाँ P1 तो रहेगा रहेगा, और डिवाइड बाई P1 इंटू 100। तो यहाँ से P1 कॉमन ले लो भाई, तो क्या आता है √2 माइनस 1 डिवाइड बाई P1, तो P1 कैंसल इंटू 100। तो इसको हम लोग √2 को लिख सकते हैं 1.41 माइनस 1, 1.41 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ हो जाएगा 41%। तो परसेंटेज चेंज जो आएगा 41% आएगा। ठीक है, इस केस में क्लियर है, इसको नोट कर लो, फिर आगे की बात हम लोग करते हैं ना। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम कई जगह यूज होगा, ठीक है। इसका वैल्यू होता है नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल, नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चेंज को ऐसे लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। हमें याद क्या रखना होगा, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी हम लिख लेते हैं क्या क्या होगा। वर्क डन जो होगा यह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, एनसी मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन जो होगा वह कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, वर्क डन जो होगा वह एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, और ये सभी जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन एक्सटर्नल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हम मान, इसको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो पहले वाले लेक्चर में हमने ये सब बताया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख सकते हो, है ना। देखो, तो अगर हम कहें वर्क डन कंजर्वेटिव जो होता है वह माइनस डेल्टा यू के बराबर हो, तो ये हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या आता है, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं भाई। तो इसी में लिख लेते हैं वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस, कंजर्वेटिव के लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू, है ना, प्लस वर्क डन एक्सटर्नल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है नॉन कंजर्वेटिव और वर्क डन एक्सटर्नल, इसको ही रहने देते हैं, और डेल्टा यू को इक्वेशन की साइड ले जाते हैं। तो क्या आता है देखो, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा यू, ये आ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम।
वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, अब इसके कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या समझ, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव यदि जीरो हो जाए तो क्या आएगा, यहाँ जो बचेगा वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा इंटू काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल्टा ई, ये रिलेशन आ जाएगा यदि नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो जाए। तो बी में यदि हो जाए कि नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो हो जाए तो जीरो हो जाए, साथ ही साथ यदि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए तो क्या आएगा। देखो ये तो जीरो हो ही गया, देखो यहाँ इस इक्वेशन में देखो ए भी जीरो और ए भी जीरो, तो क्या बचेगा, वर्क डन एक्सटर्नल जो आएगा वो आ जाएगा डेल्टा यू के बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बी पार्ट। ठीक है, सी में देख लेते हैं एक बार। सी पार्ट में क्या है कि वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव यदि जीरो हो जाए और डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, डेल्टा यू क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्क डन एक्सटर्नल जो आ जाएगा या जो आ जाएगा, देखो एनसी तो जीरो हो गया, नॉन कंजर्वेटिव जीरो, ए टर्म जीरो, तो वर्क डन एक्सटर्नल डेल्टा के ई के बराबर हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, यदि डी में हम लोग बात कर रहे हैं, वर्क डन एक्सटर्नल यदि जीरो हो जाए एंड वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव भी जीरो हो जाए। देखते हैं, देखो वर्क डन एक्सटर्नल जीरो हो गया, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव जीरो हो गया, तो यही टर्म बचेगा, इधर तो जीरो ही हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा के प्लस डेल्टा ई, नहीं आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा के डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये क्या शो करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिख सकते हैं फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। ये शो करता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू जीरो, ऐसे कर लिए। अब जो ये है काइनेटिक, इसको ऐसे लिख लें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। देखो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, दोनों को एक साथ कर लिया, इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं के ई प्लस पीई फाइनल इक्वल टू के ई प्लस पीई इनिशियल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ये रिलेशन आता है। ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यानी क्लियर है कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए या फिर कहें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन, यानी ऐसे लिखना, हम बोले एक्सटर्नल वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाए तो उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो ए रिलेशन और ए रिलेशन हमको ध्यान रखना, ठीक है। ये तब होगा जब एक्सटर्नल वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन दोनों के लिए ये जीरो होगा, ठीक है, तब ये आएगा।
इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम enter in a wooden plank, enter in a wooden plank, ठीक है ना, enter in a wooden plank with speed 5 meter per second, with speed 500 meter per second and coming out with speed 100 meter per second, and coming out with speed 100 meter per second, ठीक है ना। thickness of wooden plank, thickness of wooden plank, thickness of wooden plank 100 centimeter, 100 centimeter. Find out resistive force applied, find out resistive force applied by wooden plank, by wooden plank, ठीक है ना, by wooden plank, ठीक है भाई। देखो हम लोग कैसे करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक वुडन प्लैंक है और उसमें एक बुलेट इंटर करता है, बुलेट का मास दिया हुआ है। जब इंटर करता है तो इसका स्पीड रहता है 500 मीटर पर सेकेंड, और जब वुडन प्लैंक को ये पार करता है, मतलब क्रॉस करके बाहर जाता है, तो इसका स्पीड हो जाता है 100 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि रेसिस्टिव फोर्स क्या होगा, मतलब कोई फोर्स अपोजिट रेसिस्ट, इसको रेसिस्ट कर रहा होगा, इसके स्पीड को कम कर रहा होगा, तो वही फोर्स का वैल्यू पूछ रहा है कि रेसिस्टिव फोर्स का वैल्यू आप बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो इसको हम लोग करते हैं। तो हमारे पास है एक वुडन प्लैंक कैसे बनाएंगे, इस टाइप का सिचुएशन है, ठीक है। और यह है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है ना, और यहां से एक बुलेट चलता है, एक बुलेट ऐसे चलता है, और इसका स्पीड रहता है v1 इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। और यहां जब ये पहुंचता है तब इसका स्पीड होता है 100 मीटर पर सेकंड। तो इसका रेसिस्टिव फोर्स तो इधर लग रहा होगा, एफ आर, ठीक है ना, एफ आर तो इधर लग रहा होगा, यही एफ आर हमको निकालना है। हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इस केस में 0 है, और वर्क डन एक्सटर्नल भी 0 ही होगा, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरह वर्क डन होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एफ आर इंटू एक्स और कॉस 180 डिग्री, इसका वैल्यू एफ आर मतलब फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल होगा 180, तो 180 हम लिख लिया। और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, यह टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बोलो 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ आर इंटू 100 10⁻⁻², और कॉस 180 माइनस 1/2, मास का वैल्यू होगा 100 ग्राम है, 10⁻³ kg, और v2 हमको पता है 100 का स्क्वायर, और माइनस हाफ एम का वैल्यू रखो 100 10⁻⁻3, और v1 जो है यह 500 का स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एफ आर यहाँ से निकलेगा,
तो एफ आर का जो वैल्यू आ जाएगा वह आएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 120 10⁻³ न्यूटन, या फिर 120 किलो न्यूटन भी कर सकते हैं, पावर 3 की जगह किलो। इतना आएगा, सॉल्व करने के बाद यही आएगा, इसको सॉल्व करके। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बाय द वे, अब ऐसा करते हैं कि बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग करेंगे।